हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो 12th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट की चैप्टर 2 में है, पहले बुक का। तो अभी पहले हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा और सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसमें आपको चैप्टर पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है वो ये है। देखो, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सोवियत व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी। सेकंड ऑप्शन है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना था। थर्ड ऑप्शन है लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। और चौथा है आर्थिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा किया गया था। तो इसका जो उत्तर है ना, ये है लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। ठीक है, मैं एक बार देती हूँ। ये देखो, ऊपर देखो, इसका उत्तर है लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित को क्रमानुसार सजाएं। पहला है अफगान संकट, दूसरा है बर्लिन दीवार का गिरना, तीसरा है सोवियत संघ का विघटन और चौथा है रूसी क्रांति। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे लिखना है। रूसी क्रांति पहले हुई थी, फिर अफगान संकट आया था, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना हुआ था, फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया था। बर्लिन की दीवार का मतलब ही यही था, प्रतीक ही यही था कि शीत युद्ध खत्म हो गया, मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है? मतलब सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा लड़ाई का अंत। दूसरा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। मध्य और अगला है मध्य पूर्व में संकट। तो इसका जो आंसर है वो मध्य पूर्व में संकट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मेल बैठाइए। मैं सीधा आंसर ही दिखा देती हूँ इसको। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी थे। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल था। रूस में सुधारों की शुरुआत हुई थी। बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे और वार्सा सैन्य समझौता था। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो अगर जैसे तुम्हें किसी कॉपी में नोट डाउन करना है तो। ठीक है, वैसे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये इसलिए करवा रही थी, टीचर्स बोल रहे थे कि आपको अभ्यास वाले क्वेश्चन करके आने तो उनको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है सोवियत संघ राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा थी। इसमें क्या आ जाएगा? समाजवाद। ठीक है, ये देखो समाजवाद, पहले वाले में समाजवाद आ जाएगा। दूसरे में सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठन डैश था, वार्सा पैक्ट था। ठीक है, तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। चौथा हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, ये ड्रॉ कैसे लग गया है? कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा, अब ठीक है ना? ठीक है, अरे यार कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, आप देख लेना। चौथा है मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। और पांचवा जो है वो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक बना था। अभी हमने ये मेल मिलाप में किया था ना, तो वही है, बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। ठीक है, मतलब जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसको
पूंजीवाद देश है, जैसे मतलब अमेरिका को लेकर मान लो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली तीन चीज के बारे में, मतलब तीन विशेषताओं के बारे में बताना है, ठीक है। पहला पहला आंसर कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है विघटन के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। विघटन के बाद सोवियत संघ ने अन्य देशों और मुख्य रूप से अमेरिका से एक अलग नीति अपनाई, ठीक है। सोवियत सेकंड सोवियत मैं आपको ना फर्स्ट सेकंड बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझा लो, मेरा ना थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है। ब्रिटेन के बाद यूएसएसआर ने अन्य देशों और मुख्य रूप से अमेरिका से अलग नीति अपनाई थी। सोवियत इकोनॉमी मॉडल जो समाजवाद मॉडल पर आधारित था, केवल सोवियत राष्ट्र में प्रचलित था, ठीक है। जो ये समाजवाद मॉडल था वो सिर्फ सोवियत संघ में मतलब था, ठीक है। अमेरिका अर्थव्यवस्था पूंजीवाद मॉडल पर आधारित थी, पूंजीवाद मतलब आधारित थी, जो राज्य द्वारा भूमि नियंत्रण पर आधारित नहीं था, ठीक है। इसमें लोग अपने आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था का स्वतंत्रता से आनंद ले सकते थे, चीजें खरीद सकते थे, अपना निजी मतलब रहता था, ठीक है। सोवियत संघ में सभी संपत्ति पर आधार अधिकार जो था वो राज्य का था। लोगों की निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, ठीक है। जो मैंने अभी पहले बोला, अमेरिका में ये स्वतंत्रता थी बट सोवियत संघ में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, समाजवाद, और अमेरिका में था पूंजीवाद, ठीक है। अमेरिका में कोई भी निजी संपत्ति का मालिक हो सकता था, ठीक है, और भूमि और संपत्ति पर अधिकार राज्य का था, मतलब भूमि और संपत्ति पर अधिकार सिर्फ राज्य का रहता था। बाकी मतलब निजी संपत्ति का मालिक हो सकता था, घर लिया, फ्लैट लिया, वो सब, ठीक है। ऐसा समझ के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेवेंथ, क्या कारण थे जो गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए मजबूर हुए थे? मतलब ये गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ में सुधार करने के आंदोलन कर रहे थे। क्या ऐसी मजबूरियां थी, क्या मतलब क्या कारण थे, तो वो चीज बतानी है हमें, ठीक है। उत्तर देख लेते हैं। सोवियत संघ के इतिहास में राष्ट्रवादी आग्रह और भावनाएं भावनाएं व्यापक थी, और सोवियत संघ की आकार और विविधता इसकी बढ़ती आंतरिक समस्या के पीछे का कारण थी। देखो, जो सोवियत संघ था ना वो राष्ट्रवाद में मतलब आग्रह भावनाएं मतलब जो व्यापक थी, ठीक है। एक तो समाजवाद ने उनकी अच्छी खासी, ठीक है। फिर सोवियत संघ की आकार, एक तो आकार भी और विविधता, वहां पे बढ़ती इतनी आंतरिक समस्याएं थी ना, मतलब उनके देश में इतनी समस्याएं थी ना, इसलिए वो सुधार करना चाह रहे थे, पर ये सुधार का भी ना उल्टा हो गया था। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अब अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल से अधिक समय सोवियत संघ पर शासन किया था, वह लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थी, ठीक है। आम लोग इन नीतियों से खुश नहीं थे और खुद को अलग महसूस कर रहे थे। प्रकृति बहुत धीमी थी और हर जगह भारी भ्रष्टाचार था। गोरबाचेव सुधारों गोरबाचेव के सुधारों ने सोवियत संघ में प्रचलित कई समस्याओं से निपटने का वादा किया था, सिर्फ वादा किया था। जैसे होता है ना, नेता लोग वादा करते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब कोई कोई कुछ नहीं होता, बट नहीं, उन्होंने कोशिश की थी बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था, ठीक है। गोरबाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार करने, पश्चिम के साथ चलने और प्रशासनिक तंत्र को ढीला करने का वादा किया था, जो कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एट्थ क्वेश्चन है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, इस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। इससे एक दो नंबर वाले भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। एट्थ क्वेश्चन है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या थे, ठीक है। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या थे, वो बताने हैं हमें, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं। विघटन से पहले और बाद में भारत के यूएसएसआर के साथ हमेशा अच्छे संबंध थे, ठीक है। पर भारत ने सभी पोस्ट कम्युनिस्ट देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता अभी भी रूस और भारत के बीच है, ठीक है। रूस के साथ भारत के संबंध
भारत की विदेशी नीति का बहुत ही आवश्यक है, और मतलब भारत की विदेशी नीतियों के लिए रूस के संबंध बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। भारत अभी भी कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति और रूस से प्रमुख सैन्य आपूर्ति जैसे मुद्दों पर अपने संबंधों से लाभान्वित है। ठीक है। बहुत से फायदे होते हैं भारत को और संबंध बनाने इसलिए जरूरी है। ठीक है। इसको मैं और अच्छे से कर दूंगी ये एक्सप्लेन। ठीक है, कि ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी में हो रही है। भारत रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। भारतीय सेना को अपने अधिकांश हार्डवेयर रूस से प्राप्त होते हैं। रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और अपने तेल संकट के दौरान भारत की सहायता के लिए बार बार आया है। ठीक है। भारत रूस और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के गणराज्यों से ऊर्जा आयात की मांग कर रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको शायद अभी समझ नहीं आया होगा, मैं ना इसे दूसरे तरीके से समझा दूंगी, बाकी अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अभी लिख लो, मैं समझा दूंगी इसे बाद में। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या यह साम्यवाद यानी समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका था? ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? क्या ये समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका था? तो चलो देख लेते कि था कि नहीं था। उत्तर देख लेते हैं। साम्यवाद के पतन के परिणाम स्वरूप सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था में संक्रमण की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हुई। दर्दनाक प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है। विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में मॉडल या संक्रमण को शॉक थेरेपी के रूप में जाना जाता था। विभिन्न देशों में शॉक थेरेपी अलग थी, लेकिन इसकी विशेषताएं काफी समान थी। इनमें से प्रत्येक देशों को एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बदलाव करना था। ठीक है। निजी स्वामित्व संपत्ति के स्वामित्व का प्रमुख पैटर्न था। राज्य संपत्ति और कॉर्पोरेट स्वामित्व पैटर्न का निजीकरण तुरंत लाया जाना था। ठीक है। विकास अब अधिक व्यापार में माध्यम से परिकल्पित किया गया, यह आवश्यक माने जाने वाले मुक्त व्यापार के लिए अचानक और पूर्ण बदलाव था। ठीक है। मुक्त व्यापार शासन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परिवर्तन के मुख्य इंजन थे। इसमें विदेशी निवेश और उद्घाटन या अविनियमन और मुद्रा परिवर्तनीयता भी शामिल थे। मतलब ये जो व्यापार को लेकर सारी चीजें थी, मुख्य इंजन, निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष, इसमें विदेशी निवेश, उद्घाटन, अभिनिवेश, मुद्रा परिवर्तन, सब चीजें शामिल थी। ठीक है। ये अर्थव्यवस्था का एक मॉडल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखिए। दूसरी दुनिया वैश्व विघटन बाद भारत को अपनी विदेशी नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे पारंगत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने का ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत अपनी विदेशी नीति बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत को जरूरत पड़ने पर मदद करता है। ठीक है। अमेरिका के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भारत का साथ देगा। तो हमें मतलब कंफर्म नहीं था, हमें क्या मतलब लोगों को कंफर्म नहीं था कि अमेरिका के विषय में ये बात कही नहीं जा सकती थी कि वह आगे चलकर भारत का साथ देगा। ठीक है। आवश्यकता इस बात की थी कि भारत अपने राष्ट्र हितों के अनुसार अमेरिका से संबंध बनाए रखे तथा रूस के साथ पहले की तरह अच्छे संबंध बनाए रखे। ठीक है। भारत को मतलब
अच्छे संबंध इसलिए बना के रखना था क्योंकि देखो रूस से हमें बहुत सी मदद मिल जाती है और अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, चीजों को समझो। तो इसलिए इन दोनों के साथ रिश्ते अच्छे बनाना क्यों था भारत के लिए इम्पोर्टेंट, तो समझ गए होंगे। चलो, वैसे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ही गया है, मैं करवा ही देती हूँ इसमें, कोई पार्ट टू कोई पार्ट वन नहीं करेंगे। अब मैं करवा देती हूँ, अगर जैसे लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आप देख लेना। वैसे एक एक क्वेश्चन को तो करा ही सकती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करवा दूंगी। क्या कहते हो? चलो, कर देते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वाह, क्या शुद्ध हिंदी है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? शीत युद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति में दो प्रमुख शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या विचारधारा थी? पूंजीवाद। और सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद या समाजवाद। ठीक है, कुछ भी कह दो, का दबदबा था। इसे ही दो ध्रुवीयता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? ओ, मैंने सही बोला था, 9 नवंबर को। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी और यह किसका प्रतीक थी? किसका प्रतीक थी? ये प्रतीक थी शीत युद्ध के समाप्त का। मतलब मैं बता देती हूँ, देखो, बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989, 1989, नवासी बोलते ना, 89 को जनता द्वारा तोड़ी गई थी। मतलब ये लोगों ने ही तोड़ी थी 9 नवंबर को, याद रखना। 9 नवंबर 99, 1989, ओके, तोड़ी गई थी। यह दीवार पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया, मतलब शीत युद्ध के बीच के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया था। वो हो गया था भाई, उसका पूरा हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा नया संगठन बना? सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत गणराज्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वतंत्र राज्य का राष्ट्र कुल, यानी CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट करो। साम्यवाद और पूंजीवाद की और संक्रमण के दर्दनाक मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। देखो, समाजवाद और पूंजीवाद की और संक्रमण के दर्दनाक मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसके तहत राज्य के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदला गया था। ठीक है, नियंत्रण करने वाली अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदला गया था। ठीक है, समझ आ गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हट, पढ़ लो इसे बस। सोवियत संघ के विघटन के कोई तीन प्रमुख कारण बताओ। अभी जो हमने अभ्यास के क्वेश्चन में किया था वही चीज है, बस उसको घुमा के दिया था। ये हमारा सीधा सिंपल क्वेश्चन है। विघटन और सोवियत संघ के बारे में आया तो ये सारी चीजें ही लिखनी है आपको। ठीक है, पहला, आर्थिक ठहराव। उसमें समझ में नहीं आया था, मैं इसमें समझा देती हूँ, मैंने बोला था मैं समझाऊंगी। हाँ, चलो, आर्थिक ठहराव। सोवियत अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई थी। मतलब कोई गति, कोई उन्नति नहीं हो रही थी, कोई मतलब प्रोसेस अच्छा नहीं हो रहा था। उपभोक्ता वस्तु की भारी कमी हो गई थी और संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी हथियारों का निर्माण में ज्यादा खर्चा हो रहा था, क्योंकि युद्ध की आशंका थी। अब हथियारों में इन लोगों ने सारा पैसा खर्च कर दिया, तो उन्नति कहाँ से होगी? पैसा और चीज के लिए भी तो होनी चाहिए ना अपने पास। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध। ठीक है, सोवियत संघ की व्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण था, जिसमें जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। संस्थाओं में भ्रष्टाचार और खुलेपन की कमी थी। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरे पे आ जाते हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं। रूसी बाल्टी गणराज्य, बाल्टी, वाह, राष्ट्रवादी भावनाएं। रूस बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और
जॉर्जिया जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना उभरने लगी थी। तो इस वजह से मतलब विघटन के बहुत सारे कारण थे। तो हमने 3 बता दिए हैं, हमारे ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताओ। ठीक है, विशेषताएं भी थी उसमें, चलो देख लेते क्या विशेषताएं थी। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था है, समझ रहे हो? ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित और नियोजित थी। ठीक है, राज्य द्वारा नियंत्रित थी और नियोजित थी। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, मतलब और कोई पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, यहाँ केवल एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था और किसी भी विपक्षी दल की कोई अनुमति नहीं थी। विपक्षी दल क्या होता है, तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारी ये कमी है, वैसे अच्छाई पे भी कमी बता ही देती है। बट एक होता है ना विपक्षी दल होता, तो वहां पे ऐसा कोई दल वल नहीं था। ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर, राज्य ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया हुआ था। ओ भाई, ये लोग क्या कर रहे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप परिणाम क्या हुए? पहला, अर्थव्यवस्था का विनाश। वाह, इस नीति ने समूची सोवियत अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक है, इस नीति में समूची सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो चरमरा गई, मतलब खत्म सी हो गई। इतिहास के सबसे बड़ी गैराज सेल में लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बहुत कम दामों में बेचा गया था। समझ रहे हो? जो ये उद्योग थे और मतलब ये जो उद्योग थे ना, वो निजी हाथों और कंपनियों में बहुत ही कम दामों में बेचे गए। तो समझ सकते कि मतलब कितना कितना ही नुकसान हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ, कितना ही, बहुत नुकसान हुआ होगा भाई। मुद्रास्फीति और गरीबी, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आ गई थी, जिससे अत्यधिक मुद्रास्फीति मतलब महंगाई उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है? महंगाई होता है, महंगाई हो गई थी। समाज में अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे, और मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए भाई। माफिया का उदय, ओहो भाई, बस यही रह गया था। माफिया का उदय, आर्थिक संकट चलते ही कई माफिया गिरोहों का जन्म हुआ और आर्थिक गतिविधियों पर उनका नियंत्रण हो गया। ठीक है, चलो दीर्घ उत्तर, ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉन्ग वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन की वैश्विक राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़े? पहला, शीत युद्ध की समाप्ति, दो महाशक्तियों के बीच दशकों से चला आ रहा यह तनाव संघर्ष समाप्त हो गया। जो शीत युद्ध था वो खत्म हो गया। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। सोवियत संघ के पतन के साथ ही दुनिया को दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर निकला। ठीक है, नए देशों का उदय हो गया। सोवियत संघ से अलग होकर 15 नए देश अस्तित्व में आए, जिनमें से अधिकांश ने पूंजीवाद और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था को अपनाया। भाई सिंपल सी बात है ना, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके खिलाफ, मतलब सोवियत संघ एक तो खत्म हो गया। ठीक है, अब पूंजीवाद जो अमेरिका जीत चुका है, ठीक है, एक तरीके से जीत चुका है, तो वो 15 देश क्यों समाजवाद को अपनाएंगे, पूंजीवाद को ही अपनाएंगे। सिंपल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन के प्रमुख कारण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहे हैं, मैं बार बार आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, सोवियत संघ यूएसएसआर के पतन के विघटन के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। पहली एक बात मैं बता दूं आपको, ऐसी लाइन लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर शीट में। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित से है, निम्नलिखित प्रकार से है। तो ये जो निम्नलिखित वाली जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये ना एग्जामिनर को ना बहुत अच्छा इम्प्रेस करती है। ठीक है, तो ये लिखना चाहिए आपको। तो ऐसे निम्नलिखित वाला जो मतलब ऐसी लाइन होती है ना, वो लिखना बहुत ज्यादा प्रभावी बना देता है। ठीक है, तो चलो आंसर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना एग्जाम को कैसे लिखना है वो किसी और वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, पहला पॉइंट है आंतरिक कमजोरी और संस्थागत ठहराव। सोवियत अर्थव्यवस्था नौकरशाही और
अ, सत्तावादी व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ी थी। संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य क्षेत्र के खर्च में हो रहा था, हथियारों में और सैन्य में हो रहा था, जिससे आम जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। सिंपल सी बात है, आप सारा पैसा हथियारों में लगा दोगे तो और चीज़ें कैसे पूरी होगी? तो जनता की बुनियादी चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी। तो कहीं न कहीं आप युद्ध की तो तैयारी कर रहे हो, बट आंतरिक हिस्से में आप इतने कमज़ोर हो जा रहे हो, तो कैसे होगा? पता नहीं होगा। राजनीतिक नेक्स्ट है राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध। सोवियत प्रणाली पर पार्टी का ही अधिकार था, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, ये लाइन तो तुम रट ही लो। कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकार था, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, पार्टी में भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ गई थी, जिससे लोग अर्थव्यवस्था से ऊब चुके थे। ठीक है, अगला अगला पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति। वाह 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 वाह, इनका मैं क्या कहूँ मैं। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार ने अर्थव्यवस्था की गति की बजाय उन्नति की बजाय अर्थव्यवस्था को ढीला कर दिया। ग्लासनो ग्लासनो मैं अच्छे से बता देती हूँ। ग्लासनोस्त खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण। ये ना इसके वो है, ये मतलब है खुलेपन और पुनर्निर्माण के कारण जनता को अपनी राय रखने की आजादी मिली, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सत्ता की कमी को मतलब खुलकर खुलकर आलोचना करी है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रवादी भावना। सोवियत संघ में शामिल बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन के जॉर्जिया जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ापन तकनीकी और आर्थिक मोर्चा पर सोवियत संघ पश्चिमी पूंजीवाद देश जैसे बहुत पीछे रह गया। ठीक है, सोवियत नागरिकों को जब पश्चिमी देशों के जीवन स्तर और स्वतंत्रता का पता चला, तो वह अपनी व्यवस्था से निराश हो गए। तो ये सब कारण थे सोवियत संघ के विघटन होने के। ठीक है, नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। आघात पहुंचकर उपचार करना क्या है? ठीक है, ये तो आजकल रील में भी बहुत चल रहे होंगे। चोट पहुंचा के मरहम लगाने का क्या मतलब हुआ क्या? ठीक है, तो वही चीज है। इसे अच्छे से समझते हैं, बस ये देशों को लेकर है। इसके परिणाम क्या हुए थे? सोवियत समाजवाद के पतन के बाद विश्व बैंक और आर्थिक मुद्रा कोष IMF द्वारा रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विश्व मॉडल अपनाया गया था, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। या तो तुम समझो या तो तुम इसे रट लो। ठीक है, पहले पहले इसने क्या बोला? शॉक थेरेपी। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, फिर इसके उपचार हुए, ये परिणाम क्या हुए, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो मुख्य परिणाम ये थे कि अर्थव्यवस्था की तहस नहस होना, सोवियत संघ के सोवियत संघ की औद्योगिक ढांचे चरमरा गया था। सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया था, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल कहा जाता है। ठीक है, गैरेज सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो औद्योगिक थे वो सारे निजी हाथों में बेच दिए थे। सरकारी जो संपत्तियां थी वो औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिए गए। ठीक है, रूस की मुद्रा का अवमूल्यन। रूसी मुद्रा में रूबल की भारी गिरावट आ गई थी, इसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी, लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का पतन। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और सामाजिक कल्याण की योजना समाप्त कर दी गई थी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों में गरीबी लोग जो थे वो गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए थे। समझ रहे हो, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, रेखा से भी नीचे चले गए थे, माफिया वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, आर्थिक संकट के दौरान इस दौर में रूस में माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसने अधिकांश आर्थिक गतिविधियों पर अवैध कब्जा कर लिया था।
अमीर और गरीब के बीच खाई। ठीक है, इस परिवर्तन से समाज में भारी असमानता पैदा हो गई थी। कुछ लोग अचानक बहुत अमीर हो गए थे और जबकि अधिकांश जनता दाने दाने की मोहताज हो गई थी। इसके परिणाम ये थे और शौक सारी की क्या थी आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध का वर्णन करो। हम अभ्यास में नहीं समझ पाए थे, इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से प्रगा रूप से राजनीतिक साझेदारी पर आधारित रहे। ठीक है, राजनीतिक साझेदारी दोनों देश के एक बहुध्रुवीय विश्व यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते थे। ठीक है, कश्मीरी आतंकवाद और आंतरिक मामलों जैसे मुद्दों पर रूस ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया है। ठीक है, संबंध देखो पहले से अच्छे हैं। सेकंड, सैन्य और रक्षा सहयोग। भारत ने अपने रक्षा उपकरणों और हथियार के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। ठीक है, दोनों देश के बीच ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उन्नत तकनीक का संयुक्त उत्पादन और नियमित सैन्य अभ्यास होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा। भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा और तेल प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र में गहरे संबंध है। कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसको सर्च करो ना, इसके बारे में सब चीज पता चलेगी आपको। आंतरिक और विज्ञान। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों का पुराना सहयोग है। गगनयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट में रूस भारत अंतरिक्ष यात्राओं की मदद करता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक संबंध। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार कर को बढ़ाने के लिए ऊर्जा और व्यापार के नए गलियारों पर सहमति बनाई है। ठीक है, तो इस चीज से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, आप मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इससे से समझ आ जाए। आप एक बार पढ़ोगे ना चीज पक्का आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये आवाज मेरी अजीब सी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे को ना मिला था तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। बाल्टिक गणराज्य किसे कहते हैं? सोवियत संघ से अलग होने वाले शुरुआत देशों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल थे। इन मेरे को पता नहीं क्यों ये तीनों नाम बोलते हुए मेरी हो जाती है। इन तीनों देशों को बाल्टिक गणराज्य कहा जाता था क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट के पर स्थित है। इसमें कुछ वैसा है था नहीं, बट ये शब्द बहुत वैसा है, तो क्या पता हो सकता है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, एग्जाम में पेपर। वाह। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का क्या महत्व रहा? रूस का क्या महत्व रहा, तो पढ़ लेते क्या रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया। इसे सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय संघीय परमाणु शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया। समझ रहे हो रूस का क्या महत्व बढ़ गया। चलो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या करना है आपको? एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे फोकस करना है। अभ्यास क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, जैसे टीचर ने कहा है। बाकी बाकी मैं बता देती हूँ। मैं एक एग्जाम के लिए जब हमारा ये पूरा कोर्स हो जाएगा, पूरा मतलब टर्म खत्म हो जाएगा, तो मैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनाने वाली हूँ, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। उसके लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, आप इतने समझदार हो। ठीक है, तो करना है तो करो, नहीं तो बाकी तो मैंने ये चैप्टर समझा ही दिया है। बाकी मिलते हैं दोबारा। बाय।